दोस्तों, एक महिला मंदिर के बाहर कंबल बांट रही थी। वो जो महिला थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अच्छे स्वभाव की थी और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली थी। वो महिला हमेशा कभी मंदिर के बाहर गरीब लोगों में खाना बांटती, कभी प्रसाद बांटती। आज वो ठंडी का दिन होता है तो वो जो महिला है, वो महिला बहुत सारे कंबल लेती है और गरीबों को बांटने के लिए वो एक मंदिर में जाती है। अब वो जो महिला है, एक एक करके हर व्यक्ति को कंबल बांट रही थी। कंबल बांटते बांटते उस महिला की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो बिल्कुल अपनी नज़र झुकाए और एकदम सिकुड़ के ठिठुर के ठंड के मारे वो बैठा हुआ था। वो महिला उसको देखती है तो उस पर उसको बहुत दया आती है। वो महिला तुरंत कंबल को लेती है अपने नौकरों से और एक कंबल लेकर उस व्यक्ति को उड़ा देती है और उस व्यक्ति से कहती है, आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। आपको खाना चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। जब वो व्यक्ति उस महिला की ये बात सुनता है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो जो व्यक्ति है बहुत दिनों से भूखा था। अब वो व्यक्ति जैसे ही कुछ कहने के लिए नम भरी नजरों से महिला की ओर देखता है, वो महिला को देखकर चौंक जाता है और वो जो महिला थी वो भी उसको देखकर चौंक जाती है और कहती है, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया। वो महिला तुरंत ही उस व्यक्ति का पैर छू लेती है और कहती है, आप यहाँ कैसे, आपका ये हाल कैसे हो गया, हे राम, ये क्या हो गया। तो दोस्तों, तो दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका ही तलाकशुदा पति होता है, जिसका उससे 5 साल पहले तलाक हो गया था। तो ये जो घटना है दिल को दहला देने वाली और दिल को रुला देने वाली घटना है कि एक कैसे कि एक जो महिला होती है जिसका 5 साल पहले अपने पति से तलाक हो जाता है और वो जो व्यक्ति है कैसे आज मंदिर में वो भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है हर लोगों को सुननी चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए और महिलाओं को भी ऐसी कहानियां सुननी चाहिए कि जो महिलाएं आदमियों का शिकार हो रही हैं, पुरुषों का शिकार हो रही हैं। कैसे एक महिला जो पुरुष की मार सहती है और मार सहते सहते वो खुद को एक दिन उससे अलग कर लेती है और वो ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंच जाती है कि जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता है। और वो जो व्यक्ति, जो पुरुष होता है, जो उस महिला पर अत्याचार करे जा रहा था, आज उसकी हालत दोस्तों कुछ ऐसी हो जाती है कि शायद भगवान की ये महिमा कहिए कि आज वो व्यक्ति मंदिर में भीख मांग रहा था। तो दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस कहानी को सुनिएगा ज़रूर। तो आदाब, श्रोतिका, नमस्कार, हाजिर हूँ मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो कमेंट में करके अपनी राय तो दे ही सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। कहानी कैसी लगती है अंत में अपने जो विचार है उसको प्रकट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है रीवा। रीवा में अनुज श्रीवास्तव जो बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े के होलसेलर थे, वो अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटा था। सबसे बड़ी लड़की जो थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री देवी बचपन से ही बहुत ज़्यादा होनहार लड़की थी। पढ़ने लिखने में भी सावित्री देवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और घर के काम में भी वो बहुत ज़्यादा माहिर थी। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि जिस महिला को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, तो कुछ ऐसे ही सावित्री देवी थी। सावित्री देवी का सपना था कि वो पढ़ाई कर आगे कुछ वो अपना नाम रोशन करेगी। सावित्री देवी पायलट बनना चाहती थी। सावित्री देवी के जो पिता होते हैं अनुज श्रीवास्तव, वो भी अपनी बेटी को उसकी लगन दे के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिटिया बड़ी हो रही थी और जैसे जैसे कि वो आगे की कक्षा पास कर रही थी और वैसे वैसे कहीं ना कहीं वो जो अनुज श्रीवास्तव की जो पत्नी होती हैं, जो बहुत कम पढ़ी लिखी थी और पुराने ख्यालातों की थी, तो वो चाहती थी कि सावित्री देवी की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। क्योंकि सावित्री देवी अपने भाई बहनों में बड़ी थी तो उनका मानना था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए और लड़कियों को जितना जल्दी ब्याह कर दिया जाए लड़कियों के लिए उतना अच्छा होता है। अब जैसे ही सावित्री
जैसे ही सावित्री इंटर पास कर लेती है, वैसे ही घर वाले सावित्री देवी पर प्रेशर बनाने लगते हैं। हालांकि अनुज श्रीवास्तव अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जब उनकी पत्नी बार बार कहती है कि अरे बिटिया जवान हो रही है, लोग हमारे घरों में तो लड़कियों की शादी है, जब वो 10वीं पास कर लेती हैं तभी हो जाती है, हमारी लड़की तो 12वीं ने पास कर लिया है और आगे हम अपनी लड़की को पढ़ा कर क्या करेंगे, आगे हमारी लड़की को चूल्हा चौका ही तो करना है, तो आखिर में बिटिया को पढ़ा कर अब क्या करेंगे। हो सकता है कोई जानता नहीं है, बिटिया जब ज्यादा पढ़ लिख जाती है, बिटिया ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो फिर आपके हाथों से हो सकता है बिटिया निकल जाए। दोस्तों गाँव में अभी एक रिवाज है कि लोग समझते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाने का मतलब ये होता है कि लड़कियां उनके हाथ से निकल जाएंगे, यानी कि ये वो भी समझते हैं कि कहीं जो लड़की है उनको ज्यादा हम पढ़ाई लिखाएंगे तो लड़की हो सकता है लव मैरिज किसी से कि अपनी पसंद से हो सके शादी करने को कहे, और गांव में इस चीजों को बहुत बुरा माना जाता है। इसी कारण से जो अनुज श्रीवास्तव की पत्नी थी वो जल्द से जल्द सावित्री की शादी कर देना चाहते थे। अब इधर अनुज श्रीवास्तव अपनी पत्नी का दबाव होने के कारण वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, ज्यादा कुछ विरोध नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों फिर क्या था, जैसे ही सावित्री 12वीं पास कर लेती है, अनुज श्रीवास्तव भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अब सावित्री का जो ब्याह है वो खोजने लगते हैं। अब यहाँ वहाँ वो अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। हालांकि अनुज श्रीवास्तव काफी ज्यादा नामचीन व्यक्ति थे और काफी ज्यादा कपड़े के बड़े कारोबारी थे, तो ऐसे में उनको अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता चाहिए था जो काफी लड़का जो है अच्छा खासा कमाए और उसका भी बड़ा घराना हो, लेकिन उनको अपनी लड़की के लिए कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं मिल पाता है। इसी तरह देखते देखते साल भर का वक्त बीत जाता है। अब इधर जो सावित्री थी वो अपने पिताजी से कहती, घर बैठी हूँ, मेरा साल भी खराब हो रहा है, अब तक मेरा बीए 1 साल कंप्लीट हो गया होता, पिताजी जब तक मेरी शादी नहीं हो रही है और तब तक आप मेरा एडमिशन ही करा दीजिए, मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। पिताजी भी उसके सोचते हैं कि ठीक है, लड़की जो बेटिया सही ही कह रही है, और उसके बाद से वो अपनी बेटी का सावित्री का बीए में एडमिशन करा देते हैं। सावित्री की एक तरफ शादी ढूंढी जा रही थी, दूसरी तरफ जो सावित्री है उसका बीए 2nd ईयर कंप्लीट हो जाता है। बीए 3rd ईयर आते आते उनको एक अपनी बेटी के लिए रिश्ता बहुत पसंद आता है, जो काफी ज्यादा रीवा का ही नामचीन घराना होता है, लड़का जो वो दरोगा होता है। ये जो रिश्ता था दरोगा का अपनी लड़की के लिए उनको इतना ज्यादा पसंद आता है कि जो अनुज श्रीवास्तव होते हैं वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उस दरोगा के घर पहुंच जाते हैं। उनके घर में बातचीत होती है और उसके बाद से कुछ दहेज की बात होती है। तो हालांकि अनुज श्रीवास्तव जो थे वो दहेज के खिलाफ थे, दहेज के विरुद्ध थे, लेकिन लड़का जो था काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, दरोगा था, तो इसलिए लड़के पक्ष की जो भी शर्त होती है वो लड़की वाले मान जाते हैं और लड़के वालों की तरफ से दहेज में 12 लाख रुपए कैश और प्लस एक ट्रक का हुंडा की डिमांड की जाती है। अब इधर जो अनुज श्रीवास्तव होते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए वो सब कुछ करते हैं, वो 12 लाख रुपया कैश देते हैं और उसके बाद से वो 4 पहिया गाड़ी का इंतजाम करते हैं जिसकी कीमत भी 15 लाख रुपए होती है। अब देखते देखते सावित्री देवी की शादी की तारीख पक्की होती है सन 2016। 2 मई को सावित्री देवी की और दरोगा की दोनों की शादी होती है। दरोगा का जो नाम होता है उसका नाम अनुराग श्रीवास्तव था। सन 2016 को बड़ी धूमधाम से सावित्री और अनुराग श्रीवास्तव दोनों की शादी हो जाती है। अब सावित्री देवी ब्याह करके जो सारी रस्में होती है, एक एक करके सारी शादी ब्याह की रस्में होती हैं और उसके बाद है सावित्री देवी जो है वो विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है। अब सावित्री देवी और अनुराग श्रीवास्तव की आज के दिन सुहागरात होती है। दोनों एक दूसरे से सुहागरात मनाते हैं, दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि जो सावित्री थी वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बहुत ही सीधी सादी भोली भाली एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। सावित्री की जो जिंदगी थी, अब सावित्री किसी की पत्नी बन चुकी थी, किसी की बहू बन चुकी थी। अब जो उसका बीए 3rd ईयर था वो चाह तो रही थी और उसने अपने पति से इस बारे में इजाजत भी ली कि मैं आगे जो मेरी पढ़ाई है मैं बीए 3rd ईयर कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो सीधे जो दरोगा होता है वो कह देता है कि नहीं देखो, तुम ज्यादा पढ़ के क्या करोगी, कोई मुझे तुम्हें दरोगाइन तो बनाना नहीं है। अब जब सावित्री अपने पति की ऐसी बात सुनती है तो वो ज्यादा कुछ भी विरोध नहीं करती है और इसे अपना भाग्य समझकर वो बर्दाश्त कर लेती है। इधर धीरे धीरे सावित्री देवी की शादी को महीने भर ही गुजरता है कि जो लड़के की असलियत है वो निकल कर सामने आती है कि जो लड़का था, जो दरोगा था, वो उसको शराब की लत होती है। वो हमेशा हर रोज रात को शराब पी कर आता था। किसी कारण से उसकी नई नई शादी हुई थी तो घर वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर था
कि तुम शराब नहीं पीकर आओगे, क्योंकि अभी तुम्हारी नई नई शादी है, कोई तुम्हारे बारे में जानेगा तो क्या सोचेगा, तुम्हारी पत्नी क्या सोचेगी। किसी तरह तो 1 महीने तक जो अनुराग है वो रात को शराब नहीं पी के आता है। उसके बाद जैसे ही शादी को 1 महीने का वक्त बीतता है, अब अनुराग हर रोज शराब पीकर जब वो घर पर आता तो अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करता, मारपीट करता, उसके साथ गंदे गंदे तरीके से गलत व्यवहार करता या शारीरिक संबंध बिल्कुल जानवरों की तरह बनाता। और उसके बाद से शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उसका मन करता उसको पीटता। अब उसके बाद सावित्री देवी की अभी 1 महीने की शादी थी, नई नई शादी थी, तो ऐसे में वो अपने घर वालों से भी इस बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करती है। हालांकि वो अपनी सास से, जिनका नाम वसुधा होता है, अब वसुधा श्रीवास्तव, वसुधा से इस बारे में शिकायत करती है। तो जो वसुधा थी वो कहती है, बेटी मुझे मालूम है कि मेरा जो बेटा है वो पीता है, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि जो मेरा बेटा है वो शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन जो मेरा बेटा है उसकी जो नशे की लत है वो छूट ही नहीं रही है। तो जो सावित्री थी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लड़की थी। तो वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी आप परेशान नहीं होइए, मैं आ गई हूँ ना, आपने ठीक ही सोचा अपने बेटे के लिए। कोई भी माँ होती तो वो यही सोचती, कोई नहीं माँ जी, हम इनको बात करेंगे इनसे और इनको एक डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, नशा छुड़वाते हैं। अब जो सावित्री थी वो अपने पति से इस बारे में बात करती है कि मैं सोच रही हूँ कि आप एक बार अपने आप को डॉक्टर को दिखा लीजिए, हो सकता है आपकी जो नशे की आदत है वो छूट जाए। अब जैसे ही अनुज ये बात सुनता है कि जो सावित्री है वो उसको नशा छुड़वाने की बात कह रही है, अब जो अनुज होता है वो भड़क जाता है और कहता है कि तुम 4 दिन की लौंडिया अभी आई हो, तुमने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है, तुम 1 महीने में घर की मालकिन बन बैठी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पट्टू हूँ, तुम्हारा लल्लू हूँ, कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। अब वो अपना बेल्ट निकालता है और उसी बेल्ट से सावित्री की पिटाई करने लगता है। सावित्री माफी भी मांगती है, सावित्री बार बार कहती है कि मैं ये आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, आप गलत सोच रहे हैं, मैंने तो आपका भला ही सोचा था। तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि तू मेरे से ज्यादा मेरा भला जानेगी। उसके बाद से वसुधा आ जाती है और अपनी बहू को छोड़ाती है। उसके बाद वसुधा को वो मरहम पट्टी लगाती है। जो सावित्री की सास वसुधा होती है वो अपनी बहू से कहती है कि बेटा तुम इस बारे में अपने घर वालों से कुछ मत कहना, तुम्हारे पापा हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब जो सावित्री होती है वो अपनी सास के कहने पर अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसी तरह सावित्री की जिंदगी दिन पर दिन जहन्नुम होते जा रही थी। सावित्री जितना ही ज्यादा वो बर्दाश्त करती उतना ही ज्यादा उसके जो पति का अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा था। ऐसा ही एक दिन दरोगा के जीवन में एक नई खुशी आती है। जो जो सावित्री होती है वो पेट से होती है, वो 2 महीने की गर्भवती होती है। और जैसे ही इस बात का खुलासा परिवार वालों के सामने होता है, हर कोई बहुत ज्यादा खुश था और दरोगा भी बहुत ज्यादा खुश था कि उसको एक बेटा होने वाला है। उसके बाद से दोस्तों सावित्री की बहुत ज्यादा अच्छी ससुराल वाले केयर करते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा चलने लगता है। और इधर दरोगा की जिंदगी में भी थोड़ा सा सुधार आ रहा था। जो दरोगा की माँ वसुधा होती है वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा तुम अब बाप बनने वाले हो, थोड़ा सा अपनी आदतों पे कंट्रोल करो। तो जो दरोगा होता है वो 15-20 दिन तो अपनी आदतों पे कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन होता है खुशियां जो है होती हैं वो पुरानी पुरानी हो जाती हैं। तो फिर से जो अनुराग होता है, जो दरोगा होता है, फिर से वो पीना खाना शुरू कर देता है। ऐसे ही वो पीकर एक दिन आया हुआ था और अपनी पत्नी से वो खाना मांगता है। उसकी पत्नी पेट से थी और उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसने इतना कह दिया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, एक काम कीजिए आप खुद से खाना निकाल कर खा लीजिए। अब इसी बात पे दरोगा को गुस्सा आ जाता है और दरोगा जो है बेल्ट निकाल करना ये देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो 2 महीने की पेट से है। अपनी पत्नी को इतना मारता है, इतना बेल्ट से मारता है कि जो उसकी पत्नी है वो बाहर जाने लगती है। और दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सावित्री की सास और ससुर भी कहीं किसी की रिश्तेदारी में गए होते, घर पर कोई भी नहीं होता है। अब ऐसे में वो सावित्री को इतना मारता है कि सावित्री मदद मांगने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ती है और इत्तेफाक से सावित्री का जो पैर है वो फिसल जाता है और सीढ़ियों से वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद से दोस्तों जब सावित्री को होश आता है तो सावित्री खुद को अस्पताल में पाती है। उसके बाद से जो डॉक्टर आते हैं सावित्री को देखते हैं, उसके बाद सावित्री होश में आती है तो पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, उसका गर्भपात हो गया है। अब सावित्री ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा टूट जाती है। इधर सावित्री के मायके वालों को भी खबर जाती है, सावित्री के पापा जो मम्मी पापा होते हैं वो भी अस्पताल भागे भागे आते हैं। सावित्री जो थी अब बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और अपने बच्चे के खोने पर वो बहुत ज्यादा उदास होती है। और जैसे ही अब वो अपने मम्मी पापा को देखती है वो उनसे लिपट लिपट कर रोने लगती है और अपनी सारी बात बताती है। उसके बाद से दोस्तों सावित्री जो थी उसके बाद अपने पति से अलग होने का मन बना लेती है। अपने पापा से कहती है कि पापा मैं अब इस
लड़के के साथ मैं अब अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। जो कुछ भी था मेरी जिंदगी में खत्म हो गया। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, इसने मुझे बहुत मारा, बहुत अत्याचार किया, लेकिन मैं सहती रही कि अपना घर समझकर, अपनी माँ समझकर। लेकिन अब पापा, अब इस बार तो मैं बच गई, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं अब इसके साथ रहूंगी तो आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। जैसे ही अनुज श्रीवास्तव ये बात सुनते हैं, अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और उसके बाद से वो अपनी बेटी को अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों यहीं से होता कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों के बाद से अनुराग जो श्रीवास्तव है वो सुधरने के बजाय वो क्या करता है कि वो अपनी पत्नी को तलाकनामा भेज देता है और यहीं से सन 2020 में 4 साल के बाद से दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों का तलाक हो जाता है तो उसके बाद से जो सावित्री है कहीं ना कहीं वो दिमागी और जहनी डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, डिप्रेशन की मरीज हो रही थी। सावित्री के जो पिता होते हैं अनुज श्रीवास्तव, वो अपनी बेटी को बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन सावित्री कहीं भी अच्छी नहीं होती है। तो इसी तरह एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं सावित्री को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर बताता है कि देखिए आपकी बेटी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी अच्छी हो तो आप अपनी बेटी को इस वातावरण से निकाल कर किसी और चीज में लगाइए जिसमें आपकी बेटी का मन लगे। उसके बाद से अनुज श्रीवास्तव को लगता है कि हो सकता है कि मेरी बेटी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, अगर उसकी पढ़ाई छूट गई तो क्या हुआ। मेरी बेटी जो है उसको मैं बिजनेस में ले आऊं, हो सकता है मेरी बेटी बिजनेस करे तो बिजनेस में धीरे धीरे वो अपने दुख को और अपने बच्चों को वो भूल जाए। यही सोचकर जो अनुज श्रीवास्तव होते हैं वो अपनी बेटी को अपने बिजनेस में लगा देते हैं। अब बिजनेस का वो अपनी बेटी को मैनेजर बना देते हैं। जो सावित्री थी वो अपना बिजनेस है जो संभालने लगती है। अब देखते देखते दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि जो सावित्री है इतना ज्यादा अपना बिजनेस ग्रो कर जाती है कि पूरे मध्य प्रदेश रीवा में सावित्री को लोग सावित्री देवी के नाम से जानने लगे थे। लोग इतनी ज्यादा सावित्री की इज्जत करते थे कि लोग उसको सावित्री नहीं सावित्री देवी कहते थे, देवी की तरह पूछते थे कि क्योंकि कुछ सावित्री देवी जितनी ही ज्यादा वो अमीर बन गई थी, आज करोड़ों की मालकिन बन गई थी, उसके साथ साथ सावित्री देवी एक बहुत अच्छी महिला थी। सावित्री देवी हमेशा मंदिर में जाती, दान दक्षिणा करती, लोगों में खाना बांटती और लोगों की मदद कर कर शायद कहीं ना कहीं सावित्री देवी का जो दुख है वो दूर होता और सावित्री देवी डिप्रेशन से भी दूर हो रही थी। सावित्री देवी का हमेशा का काम था कि वो हर महीने हर साल वो मंदिर में जाती और दान दक्षिणा करती, कभी लोगों में कंबल बांटती, कभी लोगों में खाना बांटती। ऐसा ही सावित्री देवी का पूरे रीवा में कोई एक चर्चा हो जाता है, एक चर्चित नाम बन जाती है। आज उनको लोग सावित्री देवी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जिंदगी सावित्री देवी की ऐसी करवट लेती है कि जो सावित्री देवी को भी नहीं पता था या किसी को भी नहीं पता था कि एक दिन उनका गुजरा हुआ कल सावित्री देवी के सामने इस रूप में भी आएगा। एक दिन सावित्री देवी मंदिर में, ठंड का वक्त होता है, सावित्री देवी मंदिर में गरीबों को कंबल बांटने के लिए जाती है। सावित्री देवी अपनी गाड़ी से उतरती हैं और नौकर जो थे एक एक कंबल सावित्री देवी को थमा रहे थे और सावित्री देवी एक एक कंबल लेकर गरीबों को एक एक करके वो दे रही थी। वहां पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है और एक एक करके सावित्री देवी सबको कंबल बांट रही थी। तभी सावित्री देवी की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो देखती है कि वो ठंड के मारे सिकुड़ा जा रहा है और बिल्कुल ठिठुर कर वो बैठा हुआ है। अब सावित्री देवी उस व्यक्ति को देखती है तो उस पर उनको बहुत ज्यादा दया आती है। अब सावित्री देवी कंबल उठाती है और कंबल खोलकर उस व्यक्ति के ऊपर वो ढाक देती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं अगर आपको किसी और चीज की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक बता सकते हैं, क्या आपको मैं कुछ खाने के लिए दूं। तो वो व्यक्ति जब जैसे ये महिला की आवाज सुनता है वो सोचता है कि कोई आज के जमाने में, आज के युग में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अब सावित्री देवी की ये बात सुनकर उस व्यक्ति के आंख में आंसू आ जाता है और नम भरी निगाहों से वो उसकी ओर देखता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति अपनी गर्दन उठाकर उस महिला को देखता है तो देखने के बाद वो व्यक्ति उस महिला को देखकर चौंक जाता है। सावित्री देवी भी उस व्यक्ति को जब देखती हैं तो बिल्कुल चौंक जाती हैं और कहती हैं, उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, हे भगवान ये कैसा अनर्थ हो गया, ये क्या हो गया, आपका ये हाल किसने कर दिया। तुरंत वो उस व्यक्ति का पैर छूती हैं और उसके बाद कहती हैं कि ये क्या हो गया आपके साथ। अब वो व्यक्ति भी अपनी पत्नी को पहचान लेता है। दोस्तों वो सावित्री देवी का पति था जो उसको 4 साल पहले तलाक दे देता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखता है वो शर्मिंदगी के मारे अपना सर झुका लेता है और जाने लगता है। सावित्री देवी अपने पति का हाथ पकड़ के कहती है कि ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं आप, आखिर में आपने अपना ये हाल कैसे बना लिया। अब जैसे ही उसका पति ये बात सुनता है वो जोर जोर से रोने लगता है। सावित्री देवी उसको अपनी कार में बिठाती हैं और भीड़ भाड़ से दूर लेकर जाती हैं। फिर उसे पूछती हैं कि बताइए आपके साथ ये क्या हो गया। फिर वो अपनी दास्तान बताता है
फिर वो बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी बहुत सारी लड़कियों से संबंध बनने लगे थे। ऐसे मेरी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती थी और उनके साथ नशा करता और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसके बाद में वो मुझसे अच्छे खासे पैसे लिया करती। ऐसे में एक लड़की के चक्कर में मैं भग गया और अब जिस लड़की ने मेरी गंदी वीडियो बना ली और उसके बाद से वो लड़की मुझको ब्लैकमेल करने लगी और उसके बाद से जितने सारे मेरे पैसे हैं उसने सारे पैसे ले लिए। उसके बाद भी उसने मेरी जो वीडियो है एसपी साहब को उसने जाकर दिखा दिया और एसपी साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद सावित्री पूछती है मम्मी पापा कैसे हैं, उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की। तो बताती है कि मेरी जो माँ है वो टेंशन के मारे फिक्र के मारे मेरी माँ का 3 साल पहले ही तुम्हारे जाने के 1 साल बाद ही मेरी माँ का देहांत हो जाता है हार्ट अटैक से। जैसे ही सावित्री ये बात सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जो उसकी सास थी सावित्री को बहुत ज्यादा मानती है। कहती है कि फिर पिताजी कैसे हैं। तो फिर दरोगा बताता है कि मुझे नहीं पता पिताजी कैसे हैं। पिताजी ने मुझे फिर उसके बाद से मेरी माँ के जाने के बाद से पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, घर से भगा दिया। उसके बाद से कभी भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद से मैं और नशे में बिल्कुल धुत होता गया। मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं मैं उससे नशा करके पड़ा रहता हूँ। मुझे खाने के लिए देता है तो वही मैं खा लेता हूँ, कुछ पैसे मुझे मिलते हैं तो उसका मैं पी जाया करता हूँ। मुझे नहीं पता कब दिन होता है कब रात होती है। सावित्री अपने पति की ये हालत देखकर और ये बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद से वो अपने पति को घर लेकर जाती है और उसके बाद से उसका इलाज कराती है और उसके बाद से दोस्तों वो अपने पति को माफ कर देती है और दोनों अब हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये आपकी घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।